हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 7th की हम एनसीईआरटी कर रहे थे और हमारा आवर पास्ट यानी कि हमारा क्लास 7th का हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था। चैप्टर नंबर हमारा 3 था। दिल्ली 12 to 15 सेंचुरी, 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में दिल्ली की क्या हालात थी, कौन कौन ने रूल किया, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। ये हमने मैप देखा था। इसमें मैप के बाद हमने एक टेबल भी देखने के लिए कही थी कि जिसमें ये हमने देखा था कि राजपूत डायनेस्टी में तोमराज की जब जंग हुई थी चौहान के साथ, तो तोमार्स ख़त्म हो गए थे। उसके बाद हमारा जो दिल्ली सल्तनत बनता है वो इन 5 डायनेस्टीज़ के साथ बनता है। अर्ली टर्किश रूलर्स कुतुबुद्दीन ऐबक में, और पूरा खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी के साथ बनता है हमारा। हमने दिल्ली को समझा था, दिल्ली के अंदर दिल्ली को समझा था सुल्तान्स के अंडर में। सुल्तान्स में हमने हिस्ट्रीज को समझा था कि तवारीख और तारीख के हिसाब से किस तरीके से सारी चीज़ें हमें जानकारियाँ मिलती हैं। सर्कल ऑफ जस्टिस हमने देखा था। हमने जेंडर डिस्टिंक्शन और बर्थ राइट के हिसाब से हमने ये देखा था कि रूलिंग होने लगी थी। और उसमें हमने एग्जाम्पल देखा था रजिया सुल्ताना का, जो कि इल्तुतमिश की डॉटर थी, जिसको 1240 में थ्रोन से हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो एक फीमेल थी। काबिल होने के बाद भी सिर्फ उसको इसलिए हटा दिया गया कि वो एक वुमेन थी और लोगों को ये पसंद नहीं था कि एक वुमेन रूल करे। ठीक है। उसके बाद हमने मिनाज सिराज का थॉट समझा था कि मिनाज सिराज जो था वो रजिया के बारे में क्या समझता था, उसकी क्या थॉट थी, थिंकिंग थी, इसके बारे में हमने पढ़ा था और हमने इस चैप्टर को वहीं पर एंड कर दिया था। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे क्लोजर रुक, एक करीबी नजरिया देखेंगे हम किस तरीके से खिलजी और तुगलक ने जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करा। ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कंसोलिडेशन था किंगडम का, यानी जो किंगडम था वो कई सारे एरियाज को कंसोलिडेट करके बना हुआ था। वो इतना वास्ट था दिल्ली सल्तनत कि वहां पर उसको चलाने के लिए उनको भरोसेमंद गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत थी, जो ईमानदार हों, भरोसे लायक हों, रॉयल हों। ठीक है। ना कि हम अपॉइंट करें ऐसे एरिस्टोक्रेट को और लैंडेड चीफ्टन्स को गवर्नर के तौर पर। ठीक है। क्यों? क्योंकि अर्ली दिल्ली सुल्तान्स जो गए थे उसमें अर्ली दिल्ली सुल्तान्स कौन थे? अर्ली दिल्ली सुल्तान्स हमारे थे कौन? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है। और उसके बाद जो खिलजी और तुगलक डायनेस्टी आई, क्योंकि इन्होंने भी जो है वो कुछ हद तक कई चीजें जो है वो पीछे से उठाई हैं। यानी जो तुर्क रूलर्स गए हैं जिसमें इल्तुतमिश का नाम आया और बाकी सारे नाम आए हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि जो अर्ली दिल्ली सुल्तान्स में गए हैं और खास तौर से इल्तुतमिश, इसका फेवर ये था कि ये स्पेशल स्लेव परचेस करता था मिलिट्री सर्विसेज के लिए, जिन्हें कहा जाता था बंदगान। पर्शियन में बंदगान का मतलब वो होता था कि गुलामों को खरीदा गया था मिलिट्री सर्विसेज के लिए। यानी इनको खरीदा गया, इनको ट्रेनिंग दी गई, बाकायदा मिलिट्री की ट्रेनिंग दी गई और फिर इनको जो है वो अपॉइंट करा गया। दे वर केयरफुली ट्रेंड, इनको ट्रेंड करा जाता था कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज में किंगडम के लिए। ठीक है, कि हम इनको ट्रेन करेंगे। पहले इल्तुतमिश जो था वो उन बंदगान को ट्रेन करता था और ट्रेन करने के बाद उनको अपने ऑफिसेज में जो है, यानी अपने किंगडम में जो है वो उनको इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज दिया करता था। तो ये उसका रूलिंग करने का तरीका था। क्योंकि वो इसलिए करता था क्योंकि ये जो स्लेव्स होंगे ये टोटली डिपेंडेंट होंगे अपने मास्टर्स पर। ठीक है। क्योंकि मास्टर ने इन्हें खरीदा है तो मास्टर जो है जो कहेगा ये वो करेंगे। ठीक है। और सुल्तान भी जो है वो इन पर भरोसा कर सकता था। क्यों? क्योंकि इसको ट्रेनिंग सुल्तान ने ही दी है, तो सुल्तान भी जो है वो इन पर पूरा अपना दारो मदार लगाता था, इन पर भरोसा करता था। तो ये एक तरीके से म्यूचुअल ट्रस्ट चल रहा था दोनों के बीच में, इल्तुतमिश के बीच में और इल्तुतमिश के द्वारा खरीदे हुए ये बंदगान के द्वारा इनके बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट था। ये उनकी बात सुनेंगे और वो इनकी बात सुनेंगे एक तरीके से। ठीक है। अच्छा, यहीं पर ये बात कही गई कि जब भरोसा था इसको, इल्तुतमिश को अपने खरीदे हुए स्लेव्स के ऊपर इतना भरोसा था कि वो ये बात निकल कर आने लगी कि स्लेव्स को हम चुन सकते हैं लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं चुन सकते। क्योंकि हिस्ट्री में हमेशा ये रिकॉर्ड रहा है कि सिंहासन के लिए बच्चों ने, बेटों ने, खास तौर पे लड़कों ने जो है वो, बेटों ने जो है वो अपने बाप को मारा है। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट हम अक्सर सुनते चले जाते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि अपने जो स्लेव्स हैं, खरीदे हुए जो गुलाम हैं, हम उनको अपॉइंट कर देंगे। हालांकि ये बाद में जो है वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्रिएट चला गया, नेगेटिव एक
एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया इसने वहां पर, हम इसको आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ही कह रहे हैं कि सुल्तान को एडवाइस दिया थी एक स्लेव जिसको इन्होंने ब्रॉटअप करा, प्रमोट करा, जिसको इन्होंने पाला पोसा, मस्ट बी लुक्ड आफ्टर फॉर इट्स नीड अ होल लाइफ टाइम। यानी ये जो स्लेव्स हैं ये उसकी नीड को, यानी सुल्तान की नीड को पूरी जिंदगी भर जो है वो लुक आफ्टर करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। एंड गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव, और उनको जो है वो गुड लक करा कि इनके पास तजुर्बेकार स्लेव्स और वर्दी स्लेव्स हैं, मिले इनको। वाइज मैन ये कह रहे थे कि दैट एक वर्दी और एक एक्सपीरियंस स्लेव जो है वो बेटर है सन से, यानी कि एक कीमती और एक तजुर्बेकार गुलाम जो है वो कई हद तक बेहतर है बेटों से। सवाल आता है कि भाई ऐसा और कोई रीजन आपकी नजर में आ रहा कि क्यों स्लेव को जो है वो बेटर कंसिडर करा गया बेटों से? बेटों से क्यों कंसिडर करा गया? रीजन तो मैंने आपको बता दिया भाई, हिस्ट्री में एक तो ये तो हिस्ट्री रही है कि बेटों ने हमेशा सिंहासन के लिए जो है वो, पीछे के रूलर्स में हम जब देखें हिस्ट्री जब हम अक्सर पढ़ते हैं तो ये बात निकल के आती है कि बेटों ने सिंहासन के लिए हमेशा अपने बाप का कत्ल करा है। ठीक है, तो ये चीज निकल कर आई, तो रीजन एक ये भी है इसका। आगे देखते हैं, जो खिलजीज और तुगलक ने जो था इसी ही बंदगान को ही अडॉप्ट करा। ये बंदगान की जो एक तरीके का जो इनका एक पैटर्न था इसी को खिलजीज ने और तुगलक ने भी जो है वो फॉलो करा और रेज करा पीपल्स को ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट टू हाई पॉलिटिकल पोजीशंस। और यही चीज जो है वो खिलजीज और तुगलक ने जो है वो अडॉप्ट करी बंदगान नाम की, और इन्होंने रेज करा हम्बल बर्थ वाले लोगों को जो उनके कभी क्लाइंट थे, हु वर ऑफन, अक्सर जो उनके वो क्लाइंट हुआ करते थे। क्लाइंट का मतलब ये है कि समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, यानी जो कि कोई एक बंदा जो है वो दूसरे की प्रोटेक्शन में घिरा हुआ है, जो कि दूसरे की प्रोटेक्शन में है। अ डिपेंडेंट और हैंकर ऑन, यानी कि तरीके से पूरा एक उस पर आश्रित है। ठीक है, तो वो वही चीज कह रहे हैं कि हम्बल बर्थ वाले लोगों को जो उनके क्लाइंट थे पूरी तरीके से जो है वो सुल्तान के ऊपर आश्रित थे, उनको जो है वो हाई पॉलिटिकल पोजीशंस पर जो है वो उसने बिठा दिया। उसने जो है वो उनको बना दिया क्या, जनरल्स और गवर्नर्स को एक पद पर अपॉइंट कर दिया गया। हालांकि इसके बाद से जो है वो इसमें एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी निकल कर आने लगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे निकल कर आई, इस चीज को हम देखते हैं कि स्लेव्स और क्लाइंट्स जो थे वो लॉयल तो थे अपने मास्टर के प्रति, यानी अपने राजा के प्रति तो वफादार थे, लेकिन राजा के प्रति और जो सपोर्टर्स थे पैटर्न्स के प्रति तो वफादार थे, लेकिन उनके एयर्स के लिए वफादार नहीं थे, यानी उनके वंशों के लिए वफादार नहीं थे। यानी कि मास्टर अगर हुक्म दे रहा है उन बंदगानों को तो वो फॉलो करेंगे, लेकिन अगर मास्टर का बेटा जो है वो बंदगानों को हुक्म दे रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, तो वो उसको फॉलो नहीं करेंगे। ये चीज थी। सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट, सुल्तान के अपने खुद के सर्वेंट हुआ करते थे, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क, जब कोई नया राजा बैठता था सिंहासन पे जब बैठता था तो उसके अपने खुद के भी सर्वेंट हुआ करते थे। और जब वो पहला वाला राजा मर गया जिसके बंदगान भी थे, तो जाहिर सी बात अब वो बंदगान कहाँ जाएंगे? जब राजा मर गया और राजा के जो वफादार गुलाम थे उनका क्या होगा राजा के मरने के बाद? क्योंकि सिंहासन पे तो राजा का बेटा बैठेगा, और राजा का जो बेटा बैठेगा उसके अपने खुद के भी गुलाम है, सर्वेंट है, तो भैया वो उनको प्रायोरिटी देगा कि अपने बाप के बंदगानों को वो प्रायोरिटी देगा? नहीं देगा। तो इसी वजह से जो है वो एक ऑफन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था बिटवीन द न्यू एंड ओल्ड नोबेलिटी, जो पुराने और जो नए नोबल बनते थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलने लगा। The patronage of these humble people by the Delhi Sultan also shocked many elite, and the authors of Persian Tawarikh criticized the Delhi Sultan for appointing the low and base born to high offices. अब जो ये पैट्रोनेज था एक तरीके का जो इन हम्बल पीपल्स के साथ था दिल्ली सुल्तान में, इसने एकदम बिल्कुल चौंका दिया। कई सारे जो एलीट थे, जो एक मतलब एक तरीके से तजुर्बेकार और एक अच्छे खासे केपेबल, और जो उनको चौंका दिया। जो ऑथर्स थे पर्शियन के जो तवारीख लिखा करते थे उसमें ये बताते हैं कि वो क्रिटिसाइज करने लग गए थे दिल्ली सुल्तान को, क्योंकि उसने जो था वो लो और बेस बॉर्न वाले जो बंदगानों को अपॉइंट करके उन्होंने जो ओहदे दे रखे थे, इनकी वजह से जो है ये सारी परेशानियां पैदा होने लगी कि भाई ये आपस में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ओल्ड में और नए नोबल्स के बीच में ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है। वो इसी वजह से हो रहा है कि भाई पुराने वालों बंदगानों को क्या होगा जिनका राजा जो पहले बने हुए पॉइंट थे।
तो आपस में ये टकराव हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर करें कि पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी की बात हुई वो इसी वजह से हुई, नए और पुराने नोबल्स के बीच में टकराव होने लगे। अच्छा, अब ऑफिशियल्स में क्या आता है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक केस में कह रहे हैं कि अब ये बता रहे हैं कि लो और बेस बॉर्न वाले जो बंदे हैं वो कौन कौन थे। उसका एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा एक बॉक्स में कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक जो था उसने अजीज खुमार, जो कि उसका एक वाइन डिस्टिलर था, वाइन डिस्टिलर मतलब उसको शराब नोश करता था, बेसिकली उसको शराब प्यालों भर के दिया करता था। वो आपने देखे होंगे ना कि राजा के बराबर में खड़ा हुआ होता है कि ये राजा कहता है शराब दो, तो वो शराब उसको डिस्टिल करके देता है वाइन की गिलास में। तो वो उसको वो था अजीज खुमार। फिर था एक फिरोज हज्जाम नाम का बारबर नाई, वो एक मन का तब्बाक था जो कि कुक था, यानी खानसामा जो खाना बनाता था राजा के लिए। ठीक है, दो गार्डनर यानी कि माली जिनका नाम था लद्दा और पीरा, इनको जो था वो उसने हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दी। अब बताओ किस हिसाब से दे दी भाई, वाइन डिस्टिलर की क्या ओहदा रहा होगा, क्या मतलब उसका काम क्या है और उसको कैसे हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दी। ना कैपेबिलिटी नजर आती है उसमें, ना हमें किसी तरीके का कोई उसके अंदर एबिलिटी नजर आती है। ठीक है, ऐसे ही नाई को दे दिया एक ओहदा, ठीक है, ऐसे ही जो है वो खाना बनाने वाले को दे दिया, ऐसे ही माली को एक ओहदा दे दिया उसने। ठीक है, तो भैया अब ऐसे लो और बेस बॉर्न लोगों को जब उसने ओहदा दिया हुआ है तो भैया कहाँ तक दिल्ली सल्तनत राज कर पाएगी सही तरीके से। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी अब मिड 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर था, वो रिपोर्ट करता है, वो बताता है द अपॉइंटमेंट एज अ साइन ऑफ सुल्तान लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल। जब उसने इन लोगों को अपॉइंट करा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर, तो जियाउद्दीन बर्नी कह रहा है कि 14th सेंचुरी का जो एक क्रॉनिकलर है वो ये कह रहा है कि जो ये अपॉइंटमेंट हुए हैं ये साफ बताते हैं कि जो सुल्तान है इसका पॉलिटिकल जजमेंट और इसकी जो इनकैपेसिटी है रूल की वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। ये हमें नजर आ रही है कि भाई सुल्तान बिल्कुल पगला गया है, न जाने कैसे लोगों को जो है वो अपॉइंट कर रहा है इतने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर रूल करने के लिए जिनके अंदर कोई भी खासियत नहीं है। सवाल है क्यों बरानी ने क्रिटिसाइज करा सुल्तान को, इसका आंसर इसी बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। मूविंग फॉरवर्ड देखेंगे कि जैसे कि अर्लियर सुल्तान गया, पहले के जो सुल्तान की बात करें, जो तुर्किश रूलर की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि खिलजी और तुगलक डायनेस्टी से पहले हमारा टर्किश रूलर ही थे। टर्किश रूलर में आपके ये कुतुबुद्दीन ऐबक, सैयद शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया और गयासुद्दीन बलबन का ही जिक्र है। और इसके अलावा और भी रूलर्स थे, उनका हाल फिलहाल टाइम पीरियड जो है वो कुछ टाइम तक रहा, किसी का महीनों रहा है, किसी के 14 महीने, 10 महीने, साल भर, तो कुछ इस तरीके से रूलिंग थी, लेकिन वो चीज़ मायने नहीं रखती। लेकिन हम अर्ली टर्किश रूलर्स ही यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं जो अर्ली सुल्तान थे की तरह ही खिलजी और तुगलक ने मोनार्क्स अपॉइंट करे। खिलजी और तुगलक जो मोनार्क्स रहे हैं उन्होंने अपॉइंट करी मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस, यानी अलग अलग टेरिटरीज में जो है वो इन खिलजी और तुगलक ने जो है वो अपने मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट कर दिया और उनको जो है वो जमीनें दी गई जिसको कहा जाता था इकता। और जिनको वो जमीनें दी गई, जिन मिलिट्री कमांडर्स और गवर्नर्स को जो वो जमीनें दी गई उनको कहा गया इक्तदार या मुक्ति। इक्तदार और मुक्ति की जो ड्यूटी थी वो ये थी कि वो मिलिट्री को कैंपेन्स को लीड करेंगे और लॉ ऑर्डर बना के रखेंगे अपने अपने इख्ताज में, यानी जैसे टेरिटरी पर उन्हें कब्जा दिया गया है रूल करने के लिए उनको अपॉइंट करा गया है, वहां पे जो है वो मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करेंगे और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। इन एक्सचेंज में यानी अपनी इन मिलिट्री सर्विसेज को देने के एवज में मुक्तीज को जो है ये कहा दिया गया कि आप रेवेन्यू भी कलेक्ट करिए, जो असाइनमेंट आपको दिया गया और उस रेवेन्यूज को आप सैलरी की तरीके से कलेक्ट करिए और अपने सोल्जर्स को जो है वो सैलरी दीजिए उसी रेवेन्यू से, जो वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे अपने अपने एकता में अपने अपने एकता में कौन इक्तदार और मुक्ति, उसी रेवेन्यू को आप डिस्ट्रीब्यूट करिए अपने सोल्जर्स में, उनको सैलरी दीजिए। जो कंट्रोल था मुक्तीज के ऊपर, अब देखो भाई हर किसी को फ्रीडम तो नहीं दे सकते इतनी आसानी से कि भाई फ्री हैं आप रूल करने के लिए, जो मर्जी हो वो करिए। अगर ऐसे आप कह देंगे तो भैया वो मन चाहा अपने तरीके से काम करेंगे और वो ये नहीं सोचेंगे कि इससे राजा के शासन पर क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, मुक्तीज को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली उन्होंने ये कह दिया ये तभी इफेक्टिव हो सकता है, यानी कंट्रोल जो मुक्तीज के ऊपर है ये तभी इफेक्टिव हो सकता है
जब ऑफिस जो है वो इनहेरिटेबल ना हो। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई इक़्तिदार कोई अपॉइंट हुआ, उसकी आने वाली पीढ़ी को उसी पोस्ट पे लगा दिया जाए, ये नहीं करा जाएगा, ठीक है। वरना उसके अंदर एक डर नहीं रहेगा, वो सोचेगा भाई मेरी मैं कर रहा हूँ रूल, बाद में मेरी आने वाली पीढ़ी रूल करेगी, तो वो इनहेरिटेबल नहीं रखना है। एक चीज़ ये पॉइंट थी। ये कह रहे हैं कि अगर वो असाइंड हो रहे हैं तो इख्तास को या इक़्तिदार को या मुक्ति को कहा जाए, मुक्ति और इक़्तिदार अगर अपॉइंट हो रहे हैं तो उनको एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो अपॉइंट करा जाएगा और उनको टाइम टू टाइम शिफ्ट कर दिया जाएगा। उनका बदलाव होता रहेगा, उनकी बदली होती रहेगी कि आज वो इतने 1 साल के लिए वो इस पर जो है वो काम करेंगे, ठीक है। इस एरिया में वो उनको एरिया दे दिया, फिर कुछ टाइम बाद जो है वो किसी दूसरे रीजन में उनको जो है वो इक़्तिदार बना दिया गया। तो इस तरीके से उन्होंने ये कहा कि इनहेरिटेबल रखना नहीं है और एक ही जगह पर ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए उनको वो जॉब करने नहीं देनी है, ठीक है। तो ये हार्श जो कंडीशंस थी सर्विसेज की वर रेगुलरली इम्पोज्ड ड्यूरिंग द रीन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। यानी जो ये हार्श कंडीशंस थी, जो ये सर्विसेज थी, मतलब जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि भाई इनहेरिटेबल नहीं रखना है, और दूसरी चीज जो है कि इनको एक ही जगह पर लंबे समय तक नहीं रखना है। तो ये हार्श कंडीशंस थी सर्विसेज की, ये बहुत ही ध्यान से रखी जाती थी। खासतौर से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड में बहुत ध्यान से वो काम करता था कि कहीं अपने आप में इनके अंदर कोई गुरूर ना आ जाए, कल को साला हमारे खिलाफ ही बगावत कर दें, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता था। तो वो चीज़ बड़े ही ध्यान से काम करा करते थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। जो अकाउंटेंट्स इनके लिए अपॉइंट करे गए थे, बेसिकली जो भी वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर मॉनिटरिंग होती थी अकाउंटेंट्स के द्वारा। जो अपॉइंट करता था कौन, ये स्टेट के द्वारा ही अकाउंटेंट अपॉइंट करे जाते थे, ताकि नज़र रखी जाए कि कितना रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट हुआ है मुफ्तीज़ के द्वारा, मुफ्तीज़ ने कितना पैसा कलेक्ट करा गया है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती जो है वो टैक्स कलेक्ट अगर कर रहे हैं तो जो प्रेस्क्राइब करा गया है कि आपको इतना टैक्स कलेक्ट करना है तो आप इतना ही टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है आप अपनी मन मुताबिक जो है वो टैक्स रेट ले रहे हैं, भाई मेरा अजीज है इससे मैं कम ले लूंगा, तू मेरा दुश्मन है तू सबसे ज्यादा देगा, ऐसा नहीं था। जिससे जैसा ये रेट प्रेस्क्राइब करा है, यानी कि जो रिच हैं उनको टैक्स जिस परसेंटेज, सपोज उनको टैक्स जो देना है वो 25% देना है अपनी पूरी आमदनी का, जो भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। जो थोड़े से मिडिल क्लास के हैं उनके लिए कह दिया कि नहीं तुम 15% दोगे, और जो गरीब हैं उनसे कह दिया कि नहीं तुम जो है ये दोगे। और इसके साथ ही साथ जो है वो आगे उसमें कैटल्स पर और हाउसेस के ऊपर भी टैक्स लगाएगा, इसको हम भी आगे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि नंबर ऑफ सोल्जर्स भी जो है वो आपको लिमिट में रखने हैं। ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती रिक्रूट कर रहे हैं सोल्जर्स को, क्योंकि सोल्जर्स को आप रिक्रूट करेंगे तो जाहिर सी बात है आप उनको सैलरी देंगे। जब सैलरी देंगे तो खजाने में पैसा, जो रेवेन्यू जो कलेक्ट हो रहा है वो वहाँ पहुंचेगा नहीं, सैलरीज में सारा बढ़ जाएगा, सोल्जर्स में सारा बढ़ जाएगा। तो इस पर बड़े ही ध्यान से काम होता था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड में, ठीक है। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि दिल्ली सुल्तान ने जो है वो आगे के हिंटरलैंड के एरियाज में, दूर दराज के जो इलाके थे जो शहरों से काफ़ी दूर हुआ करते थे, उन इलाकों को भी जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। और वहाँ के जो लैंडेड चीफ्टन्स थे, जो सरदार थे, उनको फोर्स करा गया कि जो सामंत एरिस्टोक्रेट थे बेसिकली, और जो रिच लैंडलॉर्ड थे, उनसे ये कहा गया ज़बरदस्ती कि आप हमारी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करिए, यानी आप हमारे अंडर में काम करिए, अब आप हमारे अंडर में काम करिए। और अंडर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में स्टेट ने जो है वो असेसमेंट और कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू का अधिकार भी अपने पास ले लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जब राज करना शुरू करा तो उसने जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का और असेसमेंट का जो काम थी, जो जिम्मेदारी थी, वो अपने अंडर में ले ली। और वहाँ के जो सामंत और एरिस्टोक्रेट थे और जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे, जो लोकल चीफ्टन्स थे बेसिकली, उनसे ये कहा कि भाई अब तुम भी टैक्स दिया करोगे। द राइट ऑफ द लोकल, जो मतलब जो चीफ्टेंस थे जो टैक्स लेवे करते थे और जो करते थे, उनको कैंसिल कर दिया गया। नहीं, अब तुम्हारे पास ये जिम्मेदारी नहीं है, अब जो तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है कि तुम टैक्स को कलेक्ट करोगे, बल्कि अब तुम जो है वो टैक्स पे करोगे, क्योंकि उसने रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू का और असेसमेंट का सारा राइट अपने अंडर में ले लिया। तो जो लोकल चीफ्टेंस थे उनको भी टैक्स पे करना पड़ गया, क्योंकि उनके पास तो अथॉरिटी अब खत्म हो गई थी, तो उनको टैक्स पे करने के लिए कहा गया। सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने ज़मीन को मेज़र करा
और केयरफुल तरीके से जो है वो सारे अकाउंट बनाए कि भाई कहाँ पर कितनी कितनी ज़मीन है, कैसे कैसे वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। इस चीज़ के बारे में उन्होंने, सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटर ने सारा काम करा उस चीज़ को लेके। सम ऑफ द ओल्ड चीफ्टन्स जो थे, वो पुराने जो चीफ्टन्स रहे हों, पुराने सरदार जो रहे हैं, जो लैंडलॉर्ड रहे हैं, जिन्होंने सल्तनत के अंडर में जो है वो सर्व करा है एज अ रेवेन्यू कलेक्टर और एसेसर के तौर पर। सम ऑफ द ओल्ड चीफ्टन्स एंड लैंडलॉर्ड सर्व द, कुछ ने जो है वो रेवेन्यू कलेक्टर्स और एसेसर्स के तौर पर जो है वो कलेक्ट करा और कलेक्टर के तरीके से काम करा। तो उसमें 3 तरह के टैक्सेस का जिक्र होता है। उसमें कहते हैं कि ऑन कल्टीवेशन पर लगेगा। कल्टीवेशन का मतलब फसल के ऊपर जो भी एग्रीकल्चर हो रही है उसका 50% जो है वो आपको एज अ टैक्स देना पड़ेगा, जिसे कहा जाता है खराज। यानी जो कल्टीवेशन है, जिसका नाम होता है खराज, उस पर जो है वो आपको 50% देना पड़ेगा। सपोज ये कहा जाए कि किसी फील्ड में जो है वो 1000 किलो जो है वो फसल पैदा हुई है, 1000 किलो गेहूं पैदा हुआ है, तो उसमें से 500 किलो जो है वो आपको सुल्तान के खजाने में जमा करना पड़ेगा, यानी सुल्तान को देना पड़ेगा। और कैटल्स के ऊपर और हाउसेस के ऊपर भी जो है वो टैक्सेस लगाएगा। कैटल्स के ऊपर सपोज कि एक तरीके से ये कहा जाए कि जो जानवर पाले हुए हैं उनके ऊपर टैक्स उन्हें देना है कि भाई आपके पास अगर इतना इतना है तो आप इसका आधा हमें दे दीजिए, या इतना इसका 1/4, या जो भी एक प्रेस्क्राइब्ड रेट लगा होगा उसके हिसाब से उनको उस पर भी टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो इसके बारे में हमें 3 टैक्सेस के बारे में भी साथ में यहाँ पर पता चलता है। आगे कह रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने का कि लार्ज पार्ट जो है सब कॉन्टिनेंट के, देखिए दिल्ली के पे कंट्रोल तो अच्छा खासा था, दिल्ली के सल्तनत में उनने बहुत से हिंटरलैंड के एरियाज को कंट्रोल में तो कर लिया, लेकिन साथ ही साथ कुछ रीजन्स थे, कुछ रीजन्स रहे हैं जो दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल के बाहर रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट होता है दिल्ली से बंगाल की तरफ रूल करना, यानी आप दिल्ली में बैठे हैं और आप बंगाल में रूल करना चाह रहे हैं तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। और जब आपने सदर्न इंडिया को भी जब एक्वायर कर लिया है तब ये दिक्कतें और होने लगी, क्योंकि एंटायर रीजन जो है वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इस तरीके से देखिए, आप दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली से आप बंगाल में जब रूल करेंगे तो जाहिर सी बात है दिल्ली में कहीं ना कहीं खुराफात जरूर पैदा होगी कि भाई राजा तो गया हुआ बंगाल में शासन के लिए, वहाँ की व्यवस्था को देखने के लिए गया, इतनी देर में दिल्ली में तख्ता पलट कर देते हैं। तो ये फिर आके रहा करती थी, क्योंकि भाई राजा जहाँ से हटेगा उसकी नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो वही चीज़ यहाँ पर ये कही गई है कि जैसे ही, क्योंकि दिल्ली सल्तनत एक्सपेंड तो करी, लेकिन बंगाल में भी उसने फैलाया अपने आप को। उसके बाद फिर उसने जो है सदर्न इंडिया को भी जहाँ तक जो है वो एनेक्स करा, उस पर भी कब्जा करा। जब सदर्न इंडिया पे जब उसने कब्जा करा तो जाहिर सी बात है जो नदर्न पार्ट में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं एक तरीके से जो डर था राजा को लेकर जो डर था वो कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने की बातें करना शुरू कर देंगे। वो एक प्लानिंग करने लगेंगे, कॉन्स्पिरेसीज चलने शुरू हो जाएंगी कि भाई अब राजा को हटाओ यार, ये तो दिक्कत दे रहा है, ऐसे ऐसे टैक्सेस क्रिएट कर रहा है, और हमको भी जो है हमारे ओहदों से हटा दिया गया, अच्छा खासा हम राज कर रहे थे, अच्छा खासा हमारे पास पैसा आ रहा था, तो वो कॉन्स्पिरेसी चलेंगी, तो वो बगावतें छेड़ने शुरू हो जाएंगे। तो वो इस तरीके से बात करी गई, काफ़ी हद तक दिक्कत परेशानियां बढ़ रही थी। इवन जो गंगेटिक प्लेन्स थे, गंगेटिक प्लेन्स जो आपका बेसिकली पूरा का पूरा यूपी बिहार का जो रीजन में आपके जो गंगा यमुना जो गंगेटिक प्लेन्स बनते हैं वहाँ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कह रहे हैं वो बहुत ही बड़ा ही घना इलाका रहा करता था, जहाँ पे सल्तनत की फोर्सेस जो होती हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती थी, यानी उन इलाकों को जो है वो कभी भी कब्जा नहीं कर पाई। गंगेटिक प्लेन्स का जो रीजन है वो काफ़ी फॉरेस्टेड है, काफ़ी भारी भारी जंगल है वो पूरा का पूरा, और उसमें सल्तनत की फौज जो है वो कभी भी जो है वो उसको अपने कंट्रोल में नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोकल चीफ्टेंस थे उनका अपना उस रीजन पे जो है वो एक बहुत ही फर्म रोल था, बहुत ही मजबूत से उस पर कंट्रोल था उस जंगल के इलाके में। कभी कभार जो रूलर्स थे अलाउद्दीन खिलजी टाइप के, मोहम्मद तुगलक टाइप के, कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। कुछ हद तक एक तरीके से कहते हैं वही छोटी मोटी तो चलती रही बगावतें, और बगावत चल रही थी, वो थोड़ा बहुत तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए जो है वो कंट्रोल कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि इतना फर्म रोल था, वहाँ के रिसोर्सेज के बारे में उनको इतना आइडिया नॉलेज नहीं थी, जिसके बाद जो है वो आसानी से जो है वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो उस एरिया पर, फॉरेस्टेड एरियाज पर जो है वो गंगेटिक प्लेन्स पर कब्जा कर पाए थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो इसी जंगल की बात कर रहे हैं जो काफ़ी घने जंगल थे, और जिनमें लोकल चीफ्टेंस जो थे इनका इस रीजन में एक दबदबा था, एक रूल था। तो उसी के बारे में यहाँ पर इस बॉक्स में इंफॉर्मेशन मिलती है। वो कहते हैं कि
इब्न बतूता जो कि 14th सेंचुरी में जो मोरक्को से, अफ्रीका मोरक्को से जो है वो एक ट्रैवलर आया था, उसने एक्सप्लेन करा चीफ्टन्स के बारे में। वो कहता है कि जो 45 देमसेल्फ यानी वहाँ के चीफ्टन्स ने जो था वो अपने आप को पहाड़ों के बीच में यानी माउंटेन्स के बीच में फोर्टिफाइड कर लिया था, यानी उन्होंने जो है वो माउंटेन्स को अपना एज अ फोर्ट बना लिया था। वहाँ पे वो छुपे रहा करते थे और उन रॉकी एरियाज में जो कि काफ़ी अनइवन और काफ़ी रग्ड हुआ करते थे, और साथ ही साथ एज वेल एज इन बैम्बू ग्रूव्स, बांस के जो जंगल हुआ करते थे उनमें वो अपने आप को छुपा के रखा करते थे। इंडिया में जो बैम्बू हैं वो हॉलो नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। आपने बैम्बूज अगर देखे होंगे तो बैम्बूज की हाइट काफ़ी अच्छी होती है, लंबे लंबे होते हैं और काफ़ी घने होते हैं। तो इंडिया में जो बैम्बू थे वो हॉलो नहीं थे और काफ़ी लंबे हुआ करते थे। सेवरल पार्ट्स उसके जो थे वो इतने हद तक इंटरट्विन्ड थे, इतने तरीके से एंटेंगल्ड हुए थे, उलझे उलझे थे कि उनमें आग भी नहीं पकड़ी वो आग भी नहीं पकड़ पाते थे। यानी अगर आग वहाँ पे आग भी लगा दे उन जंगलों में तो आग बुझ जाएगी कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो दे आर ओनली होल्ड वेरी स्ट्रांग। तो वो जब इंटरट्विन्ड होते हैं ना तो काफ़ी मुश्किल से जलती है चीज़। आप रस्सी को लीजिए तो काफ़ी इंटरट्विन्ड होती है। जैसे मैं आपको बताऊँ, जूट की जो रस्सी होती है ना, नारियल की जूट की रस्सी होती है, उसको आप कभी जलाने की कोशिश करिए तो वो जलेगी, बुझ जाएगी, जलेगी और बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इतनी इंटरट्विन्ड होती है कि उसमें आग नहीं पकड़ सकते। तो यही वजह थी कि वो वहाँ पर छुप जाते थे आसानी से। तो चीफ्टन्स थे वो उन्हीं जंगलों में रहा करते थे और वो जंगल उनके लिए जो है वो एज अ रैम्पर्ट काम करते थे। रैम्पर्ट एक तरीके से काम करने का मतलब ये है कि वो उनके लिए वो एक थिक वॉल का काम करते थे, उनके लिए एक दीवार थी। वो पूरा का पूरा एक तरीके से जो बैम्बूज का जो पूरा एक सराउंडेड एरिया था पूरा उनके लिए जो है वो एक बड़ी सी दीवार हुआ करती थी। और उसी के अंदर जो है वो अपने मवेशी, कैटल्स वगैरह, अपनी क्रॉप्स को जो है वो कल्टीवेट करा करते थे। पानी भी उनको वहीं पर अवेलेबल हुआ करता था। वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम अप्लाई करते थे जिससे के जरिए से वो पानी को वो कलेक्ट करा करते थे। हैंस दे कैन नॉट बी सबड्यूड, इसीलिए जो है वो उनको आसानी से हराया नहीं जा सकता था। लेकिन कुछ पावरफुल आर्मीज थी जिनको तजुर्बा था फॉरेस्ट में एंटर करने का और जिनके पास कुछ स्पेशली प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट थे, उनके जरिए से वो जंगलों को काटते फाड़ते हुए, बैम्बूज को तोड़ते फाड़ते हुए जो है वो जंगलों में घुस जाया करते थे और तब जो है वो उस जगह की टेरिटरी पर कब्जा कर लिया करते थे। तो ये चीज़ बताई गई इब्न बतूता ने, कितना भारी तरीके से फोर्टिफिकेशन हुआ करता था बैम्बूज का इस्तेमाल करके। इस चीज़ को यहाँ पर हमने अभी देखा है। आगे देख लेते हैं कि भाई मंगोल्स के बारे में बात आ गई कि मंगोल्स अंडर द चंगेज खान, इसने जो है वो ट्रांसऑक्सियना जो कि नॉर्थ ईस्ट ईरान 1219 में वहां पे हमला करा। बेसिकली ट्रांसऑक्सियना जो रीजन है ना, वो रीजन आपका कहलाता है जो नॉर्थ ईस्ट का जो ईरान है और अफगानिस्तान का जो एरिया है और कुछ हद तक जो सेंट्रल एशिया में उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के जो रीजन्स आते हैं, ये उन सब को मिला के ट्रांसऑक्सियना का रीजन मिलता है। वहां पर मंगोल्स ने 1219 में सबसे पहले हमला करा और उसके ठीक कुछ टाइम बाद ही जो है वो दिल्ली सल्तनत को भी जो है वो ऐसा ही एक झटका, ऐसा ही एक अटैक फेस करना पड़ता है 1299 में, ठीक है। मंगोल दिल्ली सल्तनत में उनके अटैक जो हैं वो बढ़ जाते हैं। कब बढ़ जाते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में। जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन हो रहा होता है तब दिल्ली सल्तनत पर अटैक ज़्यादा हो जाते हैं मंगोल की तरफ से। और शुरुआती दौर में मोहम्मद तुगलक के रूल में, यानी मोहम्मद तुगलक के रूल में भी और अलाउद्दीन खिलजी के रूल में भी मंगोल का अटैक ज़बरदस्त तरीके से होता है और कई बार होता है। इसकी वजह से ही जो है वो दो रूलर्स जो थे टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली, जिसकी वजह से यानी दिल्ली पर इस तरीके के ऊपर लगातार अटैक होने के बाद ही जो है इन दोनों रूलर्स ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद तुगलक ने जो है वो एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी जो है वो दिल्ली में रख रखी थी इस अटैक से बचने के लिए, जो कि उनके लिए एक ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज थी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि भैया जब इतनी बड़ी आर्मी रखेंगे तो उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा भैया उन्हें। क्योंकि बात हमने पीछे पढ़ी ना, एक सर्कल ऑफ जस्टिस था। किंग जो है वो सर्वाइव तभी कर सकता है जब उसके सोल्जर सर्वाइव करेंगे, और सोल्जर जब सर्वाइव करेंगे जब उनको सैलरीज मिलेगी, सैलरीज तब मिलेगी जब पीजेंट से उनको रेवेन्यू मिलेगा, पीजेंट्स तब खुश रहेंगे जब वो प्रॉस्पेरस होंगे और हैप्पी होंगे, और पीजेंट्स हैप्पी और प्रॉस्पेरस तब होंगे जब उनके साथ जस्टिस होगा, तभी तो होगा। तो ये पूरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था उनके लिए, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करना आसान काम नहीं है। फ्री फंड में कोई काम नहीं करेगा, कोई सोल्जर फ्री फंड में काम नहीं करेगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे 15th और 16th सेंचुरी में सल्तनत के बारे में देख लेते हैं और चैप्टर हम आप कर देंगे अपना एंड। अब हम टेबल को देखेंगे, फिर से टेबल नंबर 1 को हम देखेंगे तो हम नोटिस करेंगे
कि तुगलक्स के बाद में सैयद और लोधी डायनेस्टीज आती हैं। तुगलक के बाद में सैयद और लोधी डायनेस्टी आती हैं। कहाँ पर हैं? ये हैं। तुगलक्स के बाद में सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी आती है। ये भी अच्छे खासे इनमें भी मिलता है, लेकिन बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए इनका यहाँ पर रूल देखने को मिलता है। एक तरीके से कम तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन अच्छा खासा टाइम पीरियड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सैयद और लोधी डायनेस्टी का। इसके बारे में कह रहे हैं क्योंकि हम अब आ गए हैं यहाँ पर 15th और 16th सेंचुरी में। टेबल को अगर हम देखें तो 15th और 16th सेंचुरी यहाँ पर शुरू हो गई। 15th और 15वीं 1414 से लेकर 1451 तक और 1451 से लेकर 1526 तक की 16th सेंचुरी यहाँ पर स्टार्ट हो गई। तो इसके बारे में जो सल्तनत के बारे में मिलता है वो ये कह रहे हैं कि सैयद और लोधी डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526 तक। 1526 तक जो है वो सैयद और लोधी डायनेस्टी जो है वो 1526 तक रूल करती है दिल्ली और आगरा के रीजन्स में। बाय देन तब तक जो है वो जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और जो एंटायर साउथ इंडिया जो है वो हैड इंडिपेंडेंट रूलर हु एस्टैब्लिश फ्लरिश्ड स्टेट एंड प्रॉस्पेरस कैपिटल। क्यों? क्योंकि देखिए इन पांचों के टाइम, जब ये 5 अर्ली टर्किश रूलर्स थे, इनके टाइम पे तो अच्छा खासा एक कंट्रोल रहा, तुगलक तक डायनेस्टी तक अच्छा खासा कंट्रोल रहा। लेकिन सैयद और लोधी डायनेस्टी के बाद में थोड़ा सा कंट्रोल जो है वो लूज हो गया, जिसके बाद में जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और जो सदर्न इंडिया का जो पार्ट था वो उस पर कंट्रोल लूज हो गया, जिसके बाद यहाँ पर जो है वो उन्होंने इंडिपेंडेंट रूलिंग शुरू हो गई और वहां पर उन्होंने अपनी अपनी खुद की जो है वो स्टेट और प्रॉस्पेरस कैपिटल जो है वो एस्टैब्लिश कर लिए। ठीक है, दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड, ये वो पीरियड भी था जब आपको इमरजेंस देखने को मिलेगा नए रूलिंग ग्रुप्स का, लाइक अफगान और राजपूत भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अफगान और राजपूत भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम अगर देखें पीछे की तरफ, अपनी जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें 700 से लेके 1750 700 से लेके 1750 की जब हमने टाइम पीरियड देखा था, उसमें हमने ये भी देखा था कि राजपूत जो थे इनका एक ये इंपॉर्टेंट कंसिडर करे जाने लगे थे टाइम पीरियड में उसी में। तो 1750 के आसपास का टाइम पीरियड ही है ये, 1526 वाले के बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब ये अलग हुए, सेपरेट हुए, तो उसके बाद से यहाँ पर ये अफगान और राजपूत का यहाँ पर रूल्स आपको देखने को मिलेगा। सम ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश इन दिस पीरियड में जो स्टेट्स एस्टैब्लिश हुई थी काफी स्मॉल थी लेकिन पावरफुल थी और एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेटेड थी। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। छोटी थी लेकिन पावरफुल थी। क्यों? क्योंकि छोटे रीजन को आसानी से जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। छोटे रीजन को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। बड़े रीजन को कंट्रोल करने का मैंने आपको पीछे बताया कि दिल्ली में बैठ के बंगाल को रूल करने का मतलब ये है कि दिल्ली के रीजन पे कंट्रोल का लूज होना, और जब सदर्न इंडिया पे आप कब्जा कर रहे हैं, उसको भी आप एनेक्स कर रहे हैं, तो दिल्ली का मतलब दिल्ली वहां पर भी लूज करना। तो इस वजह से जब बड़ा आपका एम्पायर होगा और उसमें आप सारा कंट्रोल अपने पास रख लोगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो आपके अंदर वो कमियां आ रही है और सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे धीरे धीरे। तो वो ये कह रहे हैं कि छोटे थे लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल थे और वेल तरीके से एडमिनिस्टर कर रहे थे। शेर शाह सूरी 1540 से लेकर 1545 में इसने अपना करियर स्टार्ट करा। एज अ स्मॉल टेरिटरी पर इसका एक मैनेजर बना के रखा गया था। इसको अंकल ने, उसके शेरशाह सूरी के अंकल ने जो है वो उसको बिहार में मैनेजर बना के भेजा था, और उसने जो था वो वहां पर इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीट द मुगल एम्परर हुमायूं, और उसने जो था वो हुमायूं को हराया था, जिसने 1530 से 1540 और 1555 में राज किया था। और उसको हराया किसने? शेरशाह सूरी ने, जिसका टाइम पीरियड जो है 1540 से 1545 यानी 15 साल इसने राज किया। तो जब इसने हुमायूं को हरा के दिल्ली पर कब्जा करा तो इसने अपनी खुद की एक डायनेस्टी चलाई, और उस डायनेस्टी का नाम है सूर डायनेस्टी या सूरी डायनेस्टी, जिसने 15 साल राज किया, 1540 से लेके 1545 तक, सॉरी 1540 से लेके 1555 तक उसने राज किया। यहाँ पर ये जो आपको डिफरेंस देखने को मिला है ना, 1540 से लेके 1555 के टाइम पीरियड की बात, ये 1540 और 1555 के बीच का जो 15 साल का डिफरेंस है, इसमें जो है वो शेरशाह सूरी ने ही जो है वो कब्जा कर रखा था। तो उसने अपनी डायनेस्टी चलाई थी 15 साल तक। ठीक है, और उसने इंट्रोड्यूस करा एक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने जो है कुछ एलिमेंट अलाउद्दीन खिलजी से लिए, यानी अलाउद्दीन खिलजी की जो कुछ पॉलिसीज थी, कुछ एलिमेंट्स थे, उसने वहां से उसको बोरो करा और उनको जो है वह काफी इफिशिएंट बनाया। उसमें कुछ रिविजन्स करे, कुछ चेंजेस करे और उसको कुछ हद तक और ज्यादा एफिशिएंट बनाया। शेर शाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक मॉडल बन गया
ग्रेट एम्परर अकबर के लिए, यानी अकबर ने जो है वो फिर शेरशाह सूरी के मॉडल को फॉलो करा 1556 से लेके 1605, यानी कि करीब करीब 49 ईयर्स, तो हम कैलकुलेट करेंगे लमसम 50 साल अकबर का शासन रहा, और अकबर ने शासन में मदद ली शेरशाह सूरी के मॉडल की, ठीक है। और अकबर ने जो है वो कंसोलिडेट करा मुगल एम्पायर को, फिर उसने आगे रन करा, ठीक है। तो ये हमें जो है वो 15वीं और 12 से 15वीं शताब्दी के बीच के टाइम पीरियड की हमें स्टोरी पता चलती है, ठीक है। और चैप्टर हमारा यहीं पर हो जाता है एंड। इमेजिन करने को कह रहे हैं कि अगर आप एक पीजेंट हैं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के रेन में, और आप टैक्सेस पे नहीं करते, यू कैन नॉट पे द टैक्सेस डिमांडेड बाय द सुल्तान, तो अब आप क्या करोगे भाई? अगर आप टैक्स पे नहीं कर पाते हो और आप पीजेंट हो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड में, अगर आप टैक्स पे नहीं कर पाते तो अब आप क्या करोगे? ये सवाल है, और आपको इसका इमेजिन करके आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो आंसर लिख सकते हैं, वरना ये एक छोटी सी बात है, एक्सरसाइजेस की सी बात है, ये कुछ एक्सरसाइजेस की हैं, इनको आप ज़रूर करिए, कंसेप्ट आपके और बेहतर होंगे, समझ आपकी इस चैप्टर को लेके और सही तरीके से डेवलप होगी। ये कुछ कीवर्ड हैं जिनके बारे में हमने देखा कि भाई इक्ता कौन थे? इक्ता जो था वो एक ज़मीन थी जो कि मिलिट्री जो पर्सन्स थे उनको प्रोवाइड करी गई थी कि वो उस टेरिटरी में जो है वो वेरिंग साइज की जो टेरिटरीज हैं उनमें जो है वो रूल करेंगे, और वो इख्तियार होंगे, उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने की वहाँ पर अथॉरिटी मिल जाएगी, ठीक है। वो इक्ता हुआ करते थे, जो और जिनको वो ज़मीन दी जाती थी वो हुआ करते थे इक़्तिदार, और मुक्ति हम उनसे कहेंगे। इसके बारे में हमने पढ़ा था। तारीख के बारे में भी हमने पढ़ा कि तारीख सिंगुलर वर्ड है और तवारीख इसका प्लूरल है। ये पर्शियन वर्ड है जो कि दिल्ली सल्तनत में पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, वो एक लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी, इसलिए ये तारीख पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया है। गैरिसन बेसिकली जो होती है वो एक जगह होती है जहाँ पर आर्मरी वाला सामान रखा जाता है, यानी एमिनेशन वगैरह गैरिसन होती है, पूरी कैंट एरिया कहा जाएगा, छावनी जैसे हम कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, जहाँ पर मिलिट्री रखी जाती है अपनी। मंगोल्स के बारे में भी हमने पढ़ा था कि 1219 में उनने ट्रांसऑक्सिनिया के रीजन में जो है हमला करा, उसके बाद उसने 1299 में जो है वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर भी हमला करा। जेंडर के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई जेंडर डिस्टिंक्शन का मैटर था, बर्थ राइट का मैटर था जेंडर डिस्टिंक्शन में, जिसमें ये माना जाता था कि भाई मेन जो है वो ज़्यादा सुपीरियर हैं वुमेन से, और उनको जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी देनी, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं, उनको ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। आप कोई भी अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे रहे हैं तो आप मैन को प्रेफर करेंगे, वुमेन को नहीं करेंगे। और खरज जो थी वो कल्टीवेशन के ऊपर एक तरह का टैक्स लगाया जाता था, जो कि 50% आपको देना था अपनी प्रोडक्शन का, अपनी कल्टीवेशन का 50% आपको जो है वो दिल्ली सल्तनत में आपको एज अ टैक्स चुकाना पड़ता था। ये कीवर्ड से इंपॉर्टेंट मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए। चैप्टर हमारा हो गया यहाँ पर एंड। जो भी आपके क्वेश्चन दे रखे हैं इनको आप आंसर करिएगा, इनके आप आंसर फाइंड आउट करिएगा चैप्टर में। उम्मीद है चैप्टर आपको पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अपने चैप्टर नंबर 4 के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।